हेलो क्लास 10। हमने पिछले वीडियोस में कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एसिड्स को डिस्कस किया था। हम आज की वीडियो में बेसिस को पढ़ेंगे। बेस क्या होते हैं, इनकी क्या प्रॉपर्टीज हैं, कैसे हम इनको आइडेंटिफाई करते हैं, केमिकली ये किसके साथ रिएक्ट करते हैं और किसके साथ रिएक्ट करके क्या प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है बेटा, तो आज हम बेसिस को स्टार्ट कर रहे हैं। आफ्टर एसिड्स आवर नेक्स्ट टॉपिक इज बेस। ठीक है, बेसिस। देखो क्लासिकल कंसेप्ट के अकॉर्डिंग बेस क्या होते हैं। क्लासिकल कंसेप्ट के अकॉर्डिंग बेस अकॉर्डिंग टू टेस्ट, टेस्ट के लिए बोलेंगे तो कैसा टेस्ट होगा इनका, बिटर टेस्ट, यानी कि ये टेस्ट में कैसे होंगे बेटा, कड़वे होंगे। और बेटा स्लिपरी इन टच, इनका जो टच है वो कैसा होगा, स्लिपरी। ठीक है, जैसे हमारे घरों में हम लोग एक यूज करते हैं बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा इज योर बेस। और सिमिलरली यू यूजिंग द सोप एंड डिटर्जेंट्स, डिटर्जेंट्स ये सारे क्या हैं बेटा, बेस होते हैं, बेसिक इन नेचर। जैसे हमारे लिए कई बार एसिड्स हार्मफुल होते हैं, वैसे ही ये बेसिस भी काफी हार्मफुल हैं, काफी कोरोसिव हैं। तो ये तो क्लासिकल कंसेप्ट था कि बेस क्या होते हैं। बेटा हम जब अर्नियस की थ्योरी कर रहे हैं, अर्नियस की, अकॉर्डिंग टू अर्नियस कंसेप्ट, अर्नियस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग हमने जब एसिड को डिस्कस किया तो ऐसे ही हम बेस की भी एक डेफिनेशन करेंगे। बेस आर दोज सब्सटेंसेस, बेस आर दोज सब्सटेंसेस, दोज सब्सटेंसेस which gives or which release OH negative ions in its aqueous solution, OH negative ion in its aqueous solution। बेटा बेस वो सब्सटेंस होते हैं जिनको जब हम सॉल्यूशन यानी कि पानी में डालते हैं तो उनमें से क्या रिलीज होने चाहिए, OH नेगेटिव आयन। ये अर्नियस का कंसेप्ट था, ये बेसिक कंसेप्ट था। बेसिक कंसेप्ट से हम बिना किसी लॉजिक के इन बातों को बता सकते हैं कि ये चीज बेस है, ये चीज एसिड, लेकिन उसके लिए हमें उनको टच करना पड़ेगा, हमें उनको टेस्ट करना पड़ेगा। लेकिन अर्नियस ने हमें जो कंसेप्ट दिया है वो एक्वस सॉल्यूशन का कंसेप्ट दिया है, जिससे हम इनका यूज इंडिकेटर की हेल्प से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं इनके इंडिकेटर्स को लेकर। हम जब इंडिकेटर्स की बात कर रहे थे, इंडिकेटर्स की, ये प्रॉपर्टीज में भी आता है कि इंडिकेटर्स में हमें कैसे पता चलता है कि व्हाट इज बेस। बेटा इंडिकेटर्स क्या बोलते हैं कि आपका जो रेड लिटमस पेपर होता है, रेड लिटमस पेपर टर्न्स टू ब्लू, टर्न्स टू ब्लू। तो जो रेड लिटमस पेपर है अगर वो ब्लू हो जाए तो हम कहेंगे द गिवन सॉल्यूशन इज बेस। अब ये फर्स्ट इंडिकेटर था। सेकेंड इंडिकेटर हमने जो पढ़ा था वो था बेटा मिथाइल ऑरेंज। मिथाइल ऑरेंज, मिथाइल ऑरेंज चेंजेस इनटू, किस कलर में कन्वर्ट हो जाएगा, चेंजेस इनटू येलो। येलो में अगर कन्वर्ट हो रहा है तो द गिवन सब्सटेंस इज बेस। सिमिलरली हमने एक और इंडिकेटर पढ़ा था फिनोप्थलीन। फिनोप्थलीन चेंजेस फ्रॉम कलरलेस टू पिंक। अगर पिंक कलर अपीयर हो रहा है तो हम कहते हैं सब्सटेंस क्या है, बेस है। नंबर 4, आपको एक मैंने नेचुरल इंडिकेटर के बारे में बताया था जो हमारे घरों में इस्तेमाल होता है, टर्मरिक। ठीक है, टर्मरिक चेंजेस रेडिश ब्राउन। तो बेटा ये भी किसको डिटेक्ट कर रहा है, रेडिश ब्राउन कलर, ऑल्सो डिटेक्टिंग द बेस। तो बेसिक सब्सटेंसेस की डिटेक्शन हम इंडिकेटर्स की हेल्प से आसानी से कर सकते हैं। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि ये बेस कौन से सब्सटेंस हैं। जैसे एसिड्स का हमने जिक्र किया कि ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दो तरह के होते हैं, यानी कि मैनमेड होते हैं। तो ये बेस कौन है, बेस कौन से सब्सटेंस हैं। तो बेस जो है बेटा, बेस आर जनरली कौन कौन से होते हैं, जनरली मेटल्स होते हैं, मेटल ऑक्साइड्स होते हैं, ऑक्साइड्स, मेटल हाइड्रोक्साइड्स होते हैं,
मेटल हाइड्रोक्साइड्स होते हैं, एंड मेटल कार्बोनेट्स, एंड मेटल कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट्स होते हैं। ठीक है, मेटल कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट्स होते हैं। बट यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, मेटल हाइड्रोक्साइड। ये एसिड के केस में भी हमने डिस्कस किया था कि मेटल हाइड्रोक्साइड्स जो होते हैं हम उनको ज्यादातर बेसिक कैटेगरी में लाते हैं। कैसे लाते हैं आप एक बार इसको लिख लीजिए ताकि मैं इसको आगे और डिटेल में करवा सकूं। अब बेटा बात बेसिस की हो रही थी कि बेस क्या है। बेसिस के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट ऐड हो रहा है, ध्यान देना, एल्कलीज। ठीक है, ये कंसेप्ट आपको आगे भी काम आएगा। एल्कलीज, एल्कलीज क्या होते हैं? एल्कलीज वो बेस हैं जो पानी में डिसॉल्व हो जाते हैं। दोज बेसिस which dissolves in water, which dissolves in water to form its aqueous solution। ठीक है, एक्वस सॉल्यूशन बनाने के लिए जो पानी में घुल जाएं उनको एल्कलीज कहते हैं। एक और इंपॉर्टेंट चीज यहां से, ऑल एल्कलीज आर बेसिस। सभी एल्कलीज बेस हो सकते हैं, बट ऑल बेसिस आर नॉट एल्कलीज। सभी बेस एल्कलीज नहीं हो सकते। मैं आपको बताती हूं, फॉर एग्जाम्पल पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आर soluble in water, so these are alkalis। लेकिन बट जिंक हाइड्रोक्साइड, जिंक ऑक्साइड आर not soluble in water, so these are not alkalis। समझ में आई बात? देखो हाइड्रोक्साइड तो ये भी है मेटल का, यानी कि बेस तो है। ऑक्साइड ये भी है मेटल का, यानी कि बेस तो है। तो हाइड्रोक्साइड और ऑक्साइड होने से ही ये चीज कंफर्म नहीं होती कि एल्कली कौन है। अकॉर्डिंग टू अर्नियस जो एक्वस सॉल्यूशन में है वही OH नेगेटिव आयन रिलीज करेगा और वही क्या कहलाता है? एल्कलीज। तो एल्कलीज के अंदर भी डिफरेंशिएशन बहुत जरूरी थी। हम इनको बेस बोलते हैं लेकिन ये सॉल्युबल नहीं होते। हम इनको एल्कलीज नहीं कह सकते, वी जस्ट कॉल इट बेस। हम इनको बेस बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल अब हम डिसोसिएशन चेक करते हैं अबाउट एल्कलीज। पता कैसे चलेगा हमें कि कोई एल्कली है या नहीं? अबाउट एल्कलीज समझ में आया कौन है? एल्कलीज वो बेस हैं जो वाटर में यानी एक्वस सॉल्यूशन में डिसॉल्व हो जाते हैं। सपोज मैंने लिखा KOH एक्वस, मैंने यहां पर इसको एक्वस लिखा। इट मीन्स इट इज डिसोसिएटेड इनटू वाटर टू फॉर्म K positive aqueous plus OH negative aqueous. If we get K positive OH negative aqueous, we just say this is an alkali. और यहां पर ध्यान दें, इसके बाद मैं सीधे टाइप्स पर आऊंगी। KOH ऐसे ही बेटा अगर मैं यहां पर लिखती हूं कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड की रिएक्शन मैं किसके साथ करवाऊंगी? वाटर के साथ। ध्यान देना ये रिएक्शंस जो है ये रिवर्सिबल है। If you want to take the reverse process also get calcium 2 positive aqueous प्लस में OH नेगेटिव aqueous, H2O का 2 तो इसको भी बैलेंस करना होगा और इसके आगे भी 2 लगाना पड़ेगा। So this one is your
एल्कली, ये भी एल्कली है क्योंकि ये OH नेगेटिव दे रहा है और ये वाटर में डिसॉल्व है, तो इसको भी हम एल्कली बोलते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड आल्सो कॉल्ड एल्कली बिकॉज इट आल्सो डिसॉल्व्ड इन वाटर। तो बेटा एल्कलीज जो हैं दीज आर दोज बेसिस विच आर डिसॉल्व्ड इन एक्वस सॉल्यूशन, बट ऑल दी बेसिस आर नॉट एल्कलीज, रिमेंबर दैट पॉइंट। ठीक है, आप इसको राइट डाउन कर लीजिए। हम टाइप्स ऑफ बेसिस पे आते हैं। चलिए बेटा टाइप्स ऑफ बेसिस करते हैं। टाइप्स ऑफ बेसिस, जिस प्रकार से हमने एसिड के 2 टाइप किए थे, हमारे बेसिस के भी 2 ही टाइप होते हैं। ठीक है बेटा, यहां पर डिफरेंशिएट करते हैं। एक को बोलेंगे स्ट्रॉन्ग बेस और बेटा दूसरे रहेंगे वीक बेस। ठीक है, स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक बेस। डेफिनेशंस बिल्कुल आसान है, डिफरेंशिएशन बिल्कुल आसान है। सबसे पहला पॉइंट, दोज बेसिस which completely dissociates into its ions in its aqueous solution। जो अपने एक्वस सॉल्यूशन में अपने आयन में कंप्लीटली टूट जाता है उसको बोलते हैं स्ट्रॉन्ग बेस। दोज बेसिस which dissociates partially into its ions in its aqueous solution। जो टूटते तो हैं लेकिन पूरी तरीके से नहीं टूटते, उनको बोलते हैं वीक बेस। फॉर एग्जाम्पल KOH एक्वस कंप्लीटली डिसोसिएट होता है K पॉजिटिव एक्वस प्लस OH नेगेटिव एक्वस में। फॉर एग्जाम्पल NaOH एक्वस कंप्लीटली डिसोसिएट होता है Na पॉजिटिव एक्वस प्लस OH नेगेटिव एक्वस। यहां एग्जाम्पल लेंगे, अमोनियम हाइड्रोक्साइड एक्वस सॉल्यूशन है, पार्शियली डिसोसिएट होगा। ध्यान देना, पार्शियली के लिए मैंने पहले भी इंडिकेट किया हुआ है जब हमने एसिड्स किया था। इस प्रकार की रिएक्शन जो होती है वो रिवर्सिबल रिएक्शन है, इसको इरिवर्सिबल रिएक्शन कहते हैं, यानी कि कंप्लीटली स्टॉप। दिस इज नॉट स्टॉप, इवन गो थ्रू व्हेन इट नीड्स। जैसे ही ये ब्रेक हुआ NH4 पॉजिटिव एक्वस में, आयंस तो इसने भी दिए हैं लेकिन नॉट कंप्लीटली, they are dissociated very partially. Similarly, magnesium hydroxide is your weak base. Magnesium hydroxide aqueous solution converts magnesium to positive aqueous प्लस में 2OH नेगेटिव aqueous। ठीक है, तो बेटा ये वीक बेसिस हैं, ये स्ट्रॉन्ग बेसिस हैं। इनके बीच में और क्या बातें हैं जो हम डिस्कस कर सकते हैं? बेटा दे आर गुड कंडक्टर, they are good conductors। कंडक्टर समझ रहे हैं आप? कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के बहुत अच्छे कंडक्टर्स हैं, कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। एज they have more concentration of OH negative ions in सॉल्यूशन। पर यूनिट वॉल्यूम इनकी जो कंसंट्रेशन है वो ज्यादा होती है, इसलिए दे आर गुड कंडक्टर। बट इन केस ऑफ दिस दे आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी as they have
as they have less concentration of OH negative ions in solution. इनकी कंसंट्रेशन कम होती है, इसलिए इनको हम पुअर कंडक्टर्स भी कहते हैं, और दीज आर वीक बेस, ये वीक बेस हैं, कमजोर है। तो बेटा जिस प्रकार से हमने एसिड और बेसिस को डिफरेंशिएट किया था, वैसे ही हमने जैसे एसिड को हमने दो भागों में बांटा था, वैसे ही बेस को भी हम दो भागों में डिवाइड करते हैं। तो बेटा ये जनरल इंट्रोडक्शन था हमारा बेसिस का। इसके बाद हम आगे डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस के, तब तक आप इसको लिख लीजिए। Now we're discussing the properties of bases one by one. Properties of bases, ठीक है, एक एक करके हम सभी प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे। हमारी पहली प्रॉपर्टी है टच। आपको बताया था मैंने क्लासिकल कंसेप्ट में सोपी टच होता है, आप इसको स्लिपरी टच भी बोल सकते हो। जब हम इसको टच करते हैं तो बेटा ये स्लिप करता है। जैसे आप कभी करेले के जूस को टच करके देखना, साबुन के घोल को टच करके देखना, यू कांट इवन सी दैट, यू जस्ट फील अ स्लिपरी मूवमेंट, तो दैट इज कॉल्ड स्लिपरी टच। ठीक है, सोपी और स्लिपरी टच। बेटा टेस्ट के बारे में भी आपसे बात हुई है जब क्लासिकल कंसेप्ट को डिस्कस किया था। टेस्ट इनका कैसा होता है? बिटर, कड़वा होता है इनका स्वाद, बिटर इन टेस्ट। ठीक है बेटा। थर्ड में मैंने आपको इंडिकेटर्स के बारे में पहले ही बता दिया, तो देयर इज नो नीड टू डिस्कस अगेन अबाउट इंडिकेटर्स। नाउ वी कम टू डाइल्यूशन। डाइल्यूशन के साथ साथ इसके कोरोसिव नेचर को भी डिस्कस करेंगे। बेटा कोरोसिव नेचर का मतलब होता है खतरनाक, कितना खतरनाक है, क्या हम इसको हैंडल विद केयर करेंगे? तो कोरोसिव नेचर जिस प्रकार से एसिड्स का ज्यादा खतरनाक है बेटा, सिमिलरली दे आर ऑल्सो वेरी कोरोसिव। जब हम किसी भी एसिड को डाइल्यूट करते हैं तो कंसंट्रेटेड रूप में जो हमारा बेस होगा, देखो जैसे एसिड को डाइल्यूट किया वैसे ही बेस को भी डाइल्यूट करना है, तो जो कंसंट्रेटेड रूप में हमारा जो बेस होगा वो भी उतना ही हार्मफुल है हमारे लिए जितना कि कोई एसिड। तो कोरोसिव नेचर है, दे आर कोरोसिव, दे आर ऑल्सो हार्मफुल, इनको भी हम हार्मफुल कहेंगे, दे आर ऑल्सो हार्मफुल। ठीक है। रही बात डाइल्यूशन की, ऑन डाइल्यूशन जैसे हम इनको डाइल्यूट, देखो डाइल्यूट करने की प्रोसेस मैंने आपको बता रखी है, बट यहाँ पर एसिड से थोड़ा सा डिफरेंट रहेगा। आप यहाँ पर क्या करेंगे, आप यहाँ पर एक बीकर लेंगे। जैसे बेटा मैं आपको बताती हूँ ऑन डाइल्यूशन क्या होता है। जैसे हम लोग एक बीकर ले रहे हैं, बीकर ग्लास का बना हुआ है। आप इस बीकर में क्या करते हो, आप इसमें पानी नहीं डालते हो, आप इसमें ना पैलेट्स डालते हो। हमारे जो हाइड्रोक्साइड्स हैं बेटा वो पैलेट्स की फॉर्म में होते हैं, क्रिस्टल। पैलेट का मतलब होता है छोटे छोटे टुकड़े लगा लीजिए, तो दीज आर पैलेट्स, ये पैलेट्स हैं। ठीक है। अब आप इसके अंदर पानी डाल रहे हो तो दे कैन इजिली डिसॉल्व, ये मिल जाएंगे, घुल जाएंगे उस पानी में और एक क्लियर सॉल्यूशन प्रिपेयर हो जाएगा धीरे 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 धीरे। द रिएक्शन इज ऑल्सो एक्सोथर्मिक, लेकिन इतनी ज्यादा नहीं कि ये जो बीकर है ये ब्रस्ट हो जाए या स्प्लैशिंग हो जाए, लेकिन धीरे धीरे ऐसा होता है। तो डाइल्यूट करने पर जब ये पैलेट डिसॉल्व हो जाते हैं तो जैसे जैसे डाइल्यूशन करने के लिए आप वाटर की अमाउंट बढ़ाते जाएंगे तो इसकी कंसंट्रेशन कम होती चली जाएगी। तो ऑन डाइल्यूशन कंसंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव आयंस डिक्रीजेस, डिक्रीज होती चली जाएगी, डिक्रीजेस पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम पे इसकी कंसंट्रेशन क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। ठीक है। जैसे जैसे आप डाइल्यूट करेंगे कंसंट्रेशन हमारे OH नेगेटिव आयंस की वाटर की कंसंट्रेशन के बढ़ने के साथ साथ घटती चली जाएगी, तो हमारा जो बेस होगा वो डाइल्यूट बेस कहलाएगा। यानी हमने जो बेस पहले कंसंट्रेटेड फॉर्म में लिया था वो वाटर ऐड करने पर कैसा हो गया, डाइल्यूट हो गया। ठीक है, इट बिकम्स डाइल्यूटेड, वो डाइल्यूट बन गया है। और डाइल्यूट बनने का मतलब है कि किसकी कंसंट्रेशन कम हो गई है, OH नेगेटिव आयन की, लेकिन कैसे हुई, पर यूनिट वॉल्यूम के हिसाब से कम हो गई है, तो इसको बोलते हैं डाइल्यूशन।
डाइल्यूशन और डिसोल्यूशन, डिसोल्यूशन भी यहां पर सेम है। आप किसी बेस को, किसी सिंपल बेस को पानी में डाल रहे हो, पानी में डालकर उसका एक्वस सॉल्यूशन तैयार कर रहे हो, दैट इज H। अब आप देखो यहां पर आप इसको पानी में डाल रहे हो तो आपने क्या बनाया है, NaOH एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है। और ये एक्वस सॉल्यूशन अगर डिसोसिएट होता है तो आपको क्या देता है, Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयन। क्लियर है। तो ये जो है इसको हम डाइल्यूशन का नाम देते हैं। तो हमारी जो 3 प्रॉपर्टीज हमने डिस्कस की हैं, एक बार आप इनको लिख लीजिए, फिर हम थोड़ी सी केमिकल प्रॉपर्टीज को और डिस्कस कर लेते हैं। चलिए बेटा आप कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज को डिस्कस करते हैं। नंबर 4 पर आएगी रिएक्शन विद मेटल्स। रिएक्शन विद मेटल्स, आप सोचेंगे मैंने पहले ही कहा था कि मेटल्स जो है बेस हैं, ठीक है, तो बेस के साथ कैसे रिएक्शन कर रहा है, पर कुछ तो रिएक्शन हो रही होगी। बेटा जब हमारा बेस मेटल के साथ रिएक्शन करता है, जनरल रिएक्शन देखेंगे, बेस प्लस मेटल जब मेटल के साथ रिएक्शन करेगा तो कॉरेस्पॉन्डिंग सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस बनेगी। बस यही इंपॉर्टेंट चीज है जो ध्यान देनी है, हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैंने बेटा सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया, ठीक है, मेरा सोडियम हाइड्रोक्साइड एक्वस है क्योंकि मुझे बेसिक लेना है, और मैंने मेटल चूज किया जिंक। तो जो सॉल्ट बनेगा वो इन दोनों का कॉम्बो बनेगा, ठीक है, वो जो सॉल्ट बनेगा इन दोनों का कॉम्बिनेशन बनेगा। उस कॉम्बिनेशन को हम ऐसे लिखते हैं Na2ZnO2। दिस इज योर कॉम्बिनेशन ऑफ दीज 2 मेटल्स। इसका नाम है सोडियम जिंकेट, सोडियम जिंकेट, ठीक है, सोडियम जिंकेट प्लस हाइड्रोजन गैस। This evolution of hydrogen gas is detected by the same method as we detect in acid. Pop-up sound. When we bring the burning candle near to the mouth of the open delivery tube, then a pop-up sound will appear, which detect or which resemble with the hydrogen gas, बताती है कि हाइड्रोजन गैस है हमारी रिलीज हो रही है। तो बेटा जिसी प्रकार से कोई भी मेटल हाइड्रोक्साइड जब किसी दूसरे मेटल से रिएक्ट करता है तो वह कॉरेस्पॉन्डिंग सॉल्ट बनाता है। नंबर 5 पर आते हैं, रिएक्शन विद एसिड। रिएक्शन विद एसिड, देखिए अगर रिएक्शन बेस की है किसके साथ, एसिड के साथ, तो टाइप ऑफ रिएक्शन आपको पता है क्या रहेगी, न्यूट्रलाइजेशन। टाइप ऑफ रिएक्शन आपको बिल्कुल अच्छे से ध्यान है, दैट इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ठीक है। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन यहां पर भी एप्लीकेबल है। एसिड प्लस बेस क्या देगा, एसिड प्लस बेस देगा बेटा सॉल्ट प्लस वाटर, ठीक है, सॉल्ट प्लस वाटर। किसी भी जनरल एग्जांपल को आप ले सकते हो, जैसे HCl को मैंने एसिड लिया है और सोडियम हाइड्रोक्साइड एल्कली को मैंने यहां पर लिया है, तो बेटा जो सॉल्ट बनेगा दैट इज NaCl, और बेटा वाटर यहां से रिलीज होगा। तो ये 2 प्रॉपर्टीज हमने डिस्कस की, केमिकल प्रॉपर्टीज हैं। अब इसके बाद एक्शन विद, थोड़ी सी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है नंबर 6 पे, एक्शन विद हीट। एक्शन विद हीट बेटा डिस्कस करूंगी, आप पहले ये लिख लीजिएगा। चलिए बेटा नंबर 6 पर देखना है हमें एक्शन विद हीट, ठीक है, एक्शन विद हीट। हीट के साथ इसका क्या रिश्ता नाता है बेटा, ये सभी की कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी नहीं है, इट इज नॉट कैरेक्टरिस्टिक, इट इज नॉट कैरेक्टरिस्टिक स्टिक प्रॉपर्टी ऑफ ऑल बेसिस, सभी बेसिस की प्रॉपर्टी नहीं है, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा डिफरेंशिएट कर दूं मैं, वीक बेसिस जब रिएक्ट करते हैं यानी जब मेल्ट होते हैं, लाइक MgOH होल ट्वाइस, जब हम इसको हीट करते हैं
तो हमें क्या मिल रहा है, हमें मिल रहा है MgO सॉलिड प्लस H2O। ठीक है, जब हमने इसको हीट किया तो हमें एक सॉलिड और वाटर बिल्कुल अलग अलग मिला। यानी कि वीक एसिड्स जब हीट किए जाते हैं तो एक सॉलिड सब्सटेंस के साथ इवेपोरेटेड फॉर्म में वाटर वहां से रिलीज होता है। लेकिन जब किसी स्ट्रॉन्ग बेस की बात आती है, जब स्ट्रॉन्ग बेस की बात आती है, सपोज एल्कली, बेटा इसको मैं कितना ही हीट कर लूं, सपोज मैंने सॉलिड फॉर्म में ले लिया, मैं इसको कितना ही हीट कर लूं, इट डजंट गिव वाटर, ये वाटर नहीं देगा, ये सिर्फ और सिर्फ मेल्ट हो जाएगा, ओनली मेल्ट, सिर्फ मेल्ट होगा। ये फ्यूज्ड फॉर्म में प्रेजेंट होता है, हीट करने पर ये सिर्फ मेल्ट हो सकता है, मुझे वाटर और सॉलिड दो अलग अलग सब्सटेंसेस प्रोवाइड नहीं करता। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। वीक एसिड्स कैन प्रोवाइड me us a solid substance as well as water, but strong bases are provide us the melted form of that base। ठीक है, नंबर 7 पर हम रिएक्शन लेंगे, रिएक्शन विद नॉन मेटालिक ऑक्साइड, नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स। नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स का जो नेचर होता है वो ध्यान दें आप, कैसा होगा, एसिडिक होगा। ठीक है, तो रिएक्शन कैसी होने की प्रोबेबिलिटीज है, दैट इज न्यूट्रलाइजेशन। एग्जाम्पल लिया, सपोज NaOH लिया, NaOH एक्वस बेस है, बेस की रिएक्शन हमने करवा दी, नॉन मेटालिक ऑक्साइड किसी भी नॉन मेटालिक ऑक्साइड से ले लीजिए, SO2 गैस से ले लीजिए, सल्फर डाइऑक्साइड गैस के साथ, तो जो हमारा सब्सटेंस बनेगा वो क्या बनेगा, Na2SO4 प्लस H2O। ठीक है, Na2SO4 प्लस H2O बनेगा, Na2SO3 प्लस H2O बनेगा। ठीक है, यहां से यहां के लिए इसको हम यहां पर बैलेंस करेंगे। तो ये जो सॉल्ट बन रहे हैं ये किससे बन रहे हैं, हमारे पास नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स हैं। सिमिलरली अगर मैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक्वस की रिएक्शन कार्बन डाइऑक्साइड गैस के साथ करवाती हूं, देखिए बेटा ये सेलेक्ट लाइन है, ये प्रॉपर्टी आपने पिछले एसिड्स में की है, सेलेक्ट लाइन ट्रीटेड विद कार्बन डाइऑक्साइड वी गेट कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर। ठीक है, ये प्रॉपर्टी आपने की है, 2 हाइड्रोजन है यहाँ पर, 2 ऑक्सीजन है यहाँ पर और CO3, तो रिएक्शन पूरी बैलेंस है। तो हमें इस प्रकार के कोरेस्पॉन्डिंग सल्फेट, कार्बोनेट, इस प्रकार के कंपाउंड्स हमें मिलेंगे। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, इसको हम एसिड्स या सॉल्ट आसानी से बोल सकते हैं। तो बेटा ये थी जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस, बेस की जनरल प्रॉपर्टीज। इसके बाद हम जो डिस्कस करेंगे वो रहेगा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ बेस, बेसिस का इंपॉर्टेंट पॉइंट। चलिए, उसके बिना बेसिस अधूरे हैं, आपको ये बातें थोड़ी सी पता होनी चाहिए। बेसिस के लिए ये चीजें हैं क्या, ठीक है। सबसे ज्यादा जरूरी है, देखते हैं एक वर्ड एसिडिटी, एसिडिटी, क्लियर। जैसे मैंने एसिड्स के लिए बेसिसिटी बताया था, वैसे ही एसिडिटी एक वर्ड है। इट इज द नंबर ऑफ OH नेगेटिव आयंस released in its aqueous solution, ठीक है। तो हम उसको क्या बोलेंगे, एसिडिटी। एसिडिटी एक्चुअल में एक एन फैक्टर है, जिस प्रकार से बेसिसिटी एसिड्स का एन फैक्टर था, वैसे ही एसिडिटी जो है वो बेसिस का एन फैक्टर है। फॉर एग्जाम्पल, सोडियम हाइड्रोक्साइड एक्वस सॉल्यूशन डिसोसिएट होने पर हमें कितने OH नेगेटिव आयंस दे रहा है। सो इट्स एन फैक्टर मीन्स एसिडिटी बिकम्स 1, क्योंकि एक ही OH नेगेटिव दे रहा है। सिमिलरली अगर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक्वस सॉल्यूशन की बात आए तो कैल्शियम आयन प्लस में OH नेगेटिव आयन, यहां से कितने बेसिसिटी मिलेगी हमें 2, यानी कि एन फैक्टर क्या रहेगा 2।
तो इस प्रकार से बेटा जिस तरीके से एसिड्स के लिए हमने बेसिसिटी की, वैसे ही हम बेस के लिए एसिडिटी ट्राई करते हैं, दैट इज कॉल्ड एन फैक्टर। इस एन फैक्टर का यूज हम कंसंट्रेशन टर्म्स को जानने के लिए करते हैं। तो बेटा इसके साथ ही कुछ यूजेस के डिस्कशन के बाद हमारा बेसिस जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। हमारे एसिड और बेसिस कहाँ इस्तेमाल होते हैं? एसिड जो है वो नॉर्मल लाइफ में हम बहुत जगह इस्तेमाल करते हैं। आप लोगों को थोड़ा सा एक वर्ड में याद दिलवाना चाहूंगी, जैसे हम लोग अचार वगैरह जो बनाते हैं कभी भी हम मेटालिक कंटेनर में नहीं रखते। क्यों नहीं रखते? क्योंकि जो अचार होता है उसके अंदर जो एसिडिक कंटेंट है वो मेटल को कोरोड कर देता है, इसलिए हम उन चीजों को हमेशा सिरामिक या ग्लास में कंटेन करते हैं। आपने कभी देखा है जब मार्केट से हम ब्रास या ब्रोंज का कोई मेटालिक कंटेनर लाते हैं तो उसके ऊपर लोकल लैंग्वेज में एक वर्ड बोलते हैं कलई, कलई की होती है, जिससे हम उसके अंदर खाना आराम से बना लेते हैं। अगर हम ब्रास या ब्रोंज के कंटेनर में खाना नहीं बना पा रहे हैं या कलई नहीं लगी हुई तो इट विल बी कोरोड, और वो कोरोजन हमारे लिए बहुत हार्मफुल है। ऐसे ही एसिड्स और कहाँ इस्तेमाल होते हैं? एसिड्स हमारे खाने में इस्तेमाल होते हैं, ऑर्गेनिक फूड है, ठीक है, हमारे डाइजेशन में भी है। HCl एसिड हमारे जो स्टमक में प्रेजेंट है डाइजेस्टिव एसिड के रूप में। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हमारी एसिड्स के कारण जो है कंप्लीट नहीं होती, जैसे लैक्टिक एसिड लगा लीजिए। ऐसे ही बेसिस हैं, बेसिस आपको साबुन में मिलेंगे, आपको पेपर इंडस्ट्री में मिलेंगे, आपको फैब्रिक इंडस्ट्री में मिलेगा। एक फार्मर का क्वेश्चन जो है वो मैं राइज करूंगी। अगर एक किसान अपने खेत की मिट्टी को चेक करवाता है, अगर उसकी मिट्टी का जो पीएच है वो एसिडिक आता है तो वो क्या करता है? उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए कुछ बेस मिलाता है, तो उस बेस को हम बोलते हैं फर्टिलाइजर्स। तो फर्टिलाइजर्स का नेचर भी जो है वो बेसिक होता है। इंसेक्टिसाइड्स है, उनका नेचर भी बेसिक होता है। हमारे घरों में किचन में इंग्रेडिएंट्स होते हैं जैसे बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर, बेसिक नेचर के होते हैं। हम साबुन का इस्तेमाल करते हैं, बेसिक नेचर का होता है। और जो हम लोग सब्जियां खाते हैं, हम लोग जो फ्रूट्स लेते हैं, इनमें भी कुछ अल्कलाइन फ्रूट्स होते हैं। सारे जरूरी नहीं है कि आपके एसिडिक ही हो, कुछ फ्रूट्स ऐसे हैं जो अल्कलाइन नेचर के हैं, बेसिक नेचर के हैं, तो हम हमारी डेली लाइफ में भी इनको बहुत ज्यादा यूज करते हैं। तो बेटा इन्हीं टॉपिक्स के साथ हमारा एसिड और बेस, ये दो जो टॉपिक हैं ये हमने कंप्लीट कर लिए विद प्रॉपर्टीज, ठीक है। आगे के टॉपिक्स के लिए नेक्स्ट वीडियोस का वेट कीजिए। टिल देन गुड बाय।